हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। एमबीबीएस फ्रॉम नेपाल की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद नेपाल से हमें अगर एमबीबीएस करना है तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी होती है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो में आपको वो सारी क्लैरिटी प्रोवाइड करने की जिससे आप एक डिसीजन ले सके कि अगर आपको नेपाल जाना है तो नेपाल में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, और उसके साथ सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर नेपाल आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है तो उसमें स्टूडेंट खबरी आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अब इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पर आएंगे, ब्लॉग सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे एक डिटेल्ड आर्टिकल आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, नेपाल रिलेटेड। तो आप यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पे डिटेल्ड आर्टिकल मिल जाएगा जिसे आप रीड करके भी समझ सकते हैं। मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन। अब देखिए, नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हमें सामने आता है वो ये है कि नेपाल और इंडिया एक्चुअली बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल और इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स को लगता है कि शायद नेपाल ही एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। क्यों? स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के केस में, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे बेटे या बेटी आसपास हों ताकि हम उनसे जल्दी मिल सके इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। लेकिन क्या वही एक फैक्टर है नेपाल को चूज करने का? वैसा आंसर नहीं है। चलिए हम जानते हैं नेपाल के बारे में ओवरऑल। अब मैंने जैसा कि बताया कि नेपाल के जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है, पास है। लेकिन जो दूसरा रीज़न भी है वो ये है कि आपका जो कल्चर है नेपाल का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो आपका फेस्टिवल हुआ या फिर एक तरीके से जो कल्चर हुआ, एक तरीके से लैंग्वेज की अगर बात की जाए वो सेम तरीके से ही रहती है, जिससे स्टूडेंट्स को मतलब एक तरीके से कोप अप नहीं करना पड़ता। क्योंकि मेजर कंट्रीज़ की अगर बात की जाए, जो अदर कंट्रीज़ होती है, वहाँ पे आपको चीज़ें समझनी पड़ती। जैसे मैं भी अगर पर्सनली जब मैंने विजिट करी कंट्रीज़, तो मेरे लिए भी काफ़ी चीज़ें शॉकिंग थी। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था तो एकदम से गाड़ी वाला रुका और वो मेरे से बोलता है कि आप रोड क्रॉस कर लो। ये मेरे लिए भी एक कल्चरल शॉक था। तो हो सकता है शायद नेपाल में ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी जो आप कहने का मतलब समझिए कि आपको इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा। फिर एक और चीज़ होती है क्लिनिकल एक्सपोजर की। अब देखिए, क्लिनिकल एक्सपोजर की अगर बात की जाए, जो पैटर्न होते हैं, पेशेंट का बैकग्राउंड होता है, पब्लिक हेल्थ होती है, वो एक तरीके से नेपाल और इंडिया की सिमिलर होगी। क्योंकि जो वेदर की अगर बात की जाए, कल्चर की बात की जाए तो सिमिलर होती है। बाकी कुछ कंट्रीज़ की अगर मैं बात की जाए तो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने मिल सकता है। अब एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी होता है कि वहाँ पे हमारा खर्चा कितना होने वाला है। तो यहाँ पे जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन होता है, मैंने उनका एक आपको एक ओवरऑल पैकेज लिख के दिया। ऑब्वियस सी बात है, ये रियल पैकेज से थोड़ा सा डिफरेंस जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम अगर मैं बात करूँ तो नेपाल की फ़ीस ऊपर या नीचे होती है। टाइम टू टाइम अगर बात की जाए तो नेपाल की फ़ीस ऊपर या नीचे होती है, बट अल्टीमेटली अगर आप ये लेके चलें तो आपका एक ओवरऑल पैकेज लगभग इतना पड़ने वाला है। अब इस ओवरऑल पैकेज में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो आपको जो फैक्टर समझने हैं वो ये हैं कि आप किस पैकेज में, आपकी ट्यूशन फीस देखनी पड़ेगी, एडमिशन चार्जेस, ये सेपरेट चार्जेस होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फीस सेपरेट होती है, यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएशन चार्ज होता है वो अलग होता है, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन सेपरेटली होता है, हॉस्टल फीस होती है। अब नेपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हॉस्टल फीस लगभग 4.5 ईयर्स की होती है। इंटर्नशिप के टाइम पे हॉस्टल इज़ नॉट कंपल्सरी, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज उसे आप स्किप कर सकते हैं। फिर फूड सेपरेटली होता है, इंश्योरेंस की अगर बात की जाए वो सेपरेटली होता है, मेडिकल चेकअप सेपरेटली होता है। इंटर्नशिप रिलेटेड अगर कोई चार्जेस, कोई यूनिवर्सिटीज़ के कोई सेपरेट चार्जेस हैं तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। एलएमएस की अगर मैं बात करूँ, जो आजकल एक नया सिस्टम बन गया है कि आप ऑनलाइन चीज़ें सीखें, उसका सेपरेट चार्ज होता है, लगभग 10,000 रुपीज़ पर ईयर का एक सेपरेट चार्ज होता है। एंड अगेन बेडिंग की अगर बात की जाए, हॉस्टल सेटअप की अगर बात की जाए, तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको नेपाल में बियर करना ही करना पड़ेगा। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि नेपाल में आपका सिर्फ खर्चा 50 लाख आने वाला है, तो आपको एक सवाल ये पूछना चाहिए आपसे कि क्या ये रियलिटी है? क्यों? क्योंकि नेपाल में 50 लाख से कम के बजट में ऑप्शंस होते ही नहीं हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज़ भी आपको नोट करके ही रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद एक और चीज़ होती है जो कि हमें समझना पड़ेगा कि जो एडिशनल चार्जेस होते हैं, उसके बाद हमें क्या पेशेंट फ्लो प्रॉपर मिल पाएगा नेपाल में या नहीं मिल पाएगा? क्लिनिकल एक्सपोज़र प्रॉपर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? अब आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो नेपाल की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कंट्री की, तो ओवरऑल कंट्री एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री है। पेशेंट फ्लो आपको हाई जो मिलेगा,
वो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलेगा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में आपको लो टू मॉडरेट ही पेशेंट फ्लो मिलने वाला है। रीज़न काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो कभी-कभी इंडिया आ जाते हैं अगर इंडिया के बॉर्डर के आस-पास हैं। इंडिया के बॉर्डर के पेशेंट्स भी नेपाल के इंस्टीट्यूशन जाते हैं, बट अगर मैं बात करूँ तो कुछ ही इंस्टीट्यूशन में आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोज़र मिलने वाला है। अदरवाइज़ आपको एक लो टू मॉडरेट पेशेंट फ्लो ही मिलने वाला है। और किसी यूनिवर्सिटी को आप चूज़ करना चाहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर वेरीफ़ाई करिए कि वहाँ पे जो एवरेज ओपीडी काउंट है वो कितना है? कितने बेड्स का हॉस्पिटल है? एक एवरेज आईपीडी ऑक्यूपेंसी कितनी है? क्या हॉस्पिटल में रेगुलर इमरजेंसी केसेज़ आते हैं या फिर वो एक नॉर्मल हॉस्पिटल है सॉरी। उसके बाद कितनी डिलीवरीज़ होती हैं, सर्जरीज़ होती हैं, क्योंकि देखिए ये सारे फैक्टर्स भी एक डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज़ अगर ये सारी चीज़ें हैं मतलब ये है कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी स्टेबल इंस्टीट्यूशन है और लोगों का ट्रस्ट उस इंस्टीट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्ड पोस्टिंग मिलती है या फिर नॉर्मल आपको सिर्फ़ एक रिसेप्शन में बैठा दिया और बोल दिया कि जाइए आप रिसिप्ट बनाइए, ये भी होता है, मतलब क्लिनिकल एक्सपोज़र में मैंने देखा है स्टूडेंट्स के साथ ये भी होता है। एंड अगेन ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको डिसाइड करना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपको काफ़ी आसानी होगी डिसीजन लेने में कि क्या नेपाल हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा भी या नहीं रहेगा। एंड फाइनली अगर बात की जाए कि क्या हमारे पास फ़ायदे हो सकते हैं नेपाल को अगर चूज़ करना चाहते हैं या फिर क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए फ़ायदे की तो अगर मैं बात करूँ तो वो नॉर्मल है, फ़ैमिलियर कल्चर है, इंग्लिश मीडियम लर्निंग है, रेलेवेंट क्लिनिकल एनवायरनमेंट मिल जाता है, ईज़ियर पेशेंट एक्सेस हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ऑफ सेलेक्ट सिटीज़ हो गया। छोटी कंट्री है तो आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं है, इंडिया के साथ काफ़ी पास में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमें क्या नुकसान हो सकता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नेपाल में जाने के पहले हमें पता ही होना चाहिए? क्योंकि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें वो नेपाल जाते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, उन्हें नेपाल में एडमिशन नहीं लेना। तो स्टूडेंट खबरी ने उनको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया और फिर उन्हें इंश्योर किया कि वो सही एक डिसीजन ले सके। तो यही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहला तो डिसीजन ये है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है आपकी वो हाई रहने वाली है। अगर एमबीबीएस अब्रॉड की ओवरऑल बात करें तो नेपाल एक कॉस्टली अफेयर होता है। फिर कॉलेज वाइज़ जो क्वालिटी है वो वेरी करेगी। हर कॉलेज में आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलने वाली, स्पेशली नेपाल में। पेशेंट फ्लो आपको वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे एडिक्वेट पेशेंट फ्लो नहीं है। अगर कैपिटल सिटी की बात की जाए तो कैपिटल सिटी में आप कॉलेज लेते हैं तो वो आपको एक तरीके से एक्सपेंसिव कंसिडरेशन करना पड़ेगा और एडिशनल चार्जेस आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं इन द पैकेज, तो ये डिपेंड करता है। अब इस पे बहुत सारी चीज़ें फैक्टर लेके आपको चलना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो नेपाल में सीट्स होती हैं, उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो यूजुअली इंक्रीज़ होते रहता है। तो अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ है, तो थोड़ा-सा फ़ीस स्ट्रक्चर ऐड हुआ इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद जब नीट का रिज़ल्ट आएगा तब होगा, फिर जब एडमिशन क्लोज़ होने लगेंगे तब होगा। तो अगर आपको लगता है कि नेपाल एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो आपको अभी से अपना एडमिशन प्रोसेस करवा लेना चाहिए। एटलीस्ट आपकी सीट तो बुक करवा ही लेना चाहिए। अब इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि लाइसेंस प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। नेपाल डज़ नॉट रिमूव द नीड ऑफ सीरियस प्रिपरेशन फॉर इंडियन लाइसेंसिंग पाथवे आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेपाल में लेकर ही चलना पड़ेगी, नेपाल में लेकर ही चलना पड़ेगी। अब सवाल आपका ये आता है कि अब आपको प्रोसेस कैसे करना चाहिए? तो अगर आपको लगता है नेपाल एक सही ऑप्शन है, तो आप सबसे पहले हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ पे पता करिए कि सीट ब्लॉकिंग का क्या सिनेरियो रहता है, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग में आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। लगभग 5 टू 10 लैक्स या फिर उससे ज़्यादा भी आप अपना ट्यूशन फीस में एवरेज अमाउंट बचा सकते हैं। तो उसके लिए रीच आउट करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे रीच आउट करें 90,393 66522 पे जाके मैसेज कर दीजिए एमबीबीएस फ्रॉम नेपाल और हमारी टीम से बात करिए। उसके साथ-साथ अगर आपको लगता है इंस्टीट्यूशन के बारे में और जानकारी चाहिए, उनका फीस स्ट्रक्चर ऑफिशियल चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूँ